चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि गेट 2012 में पूछा गया है 2 नंबर में। और क्वेश्चन जो है आपका वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रल सरफेस वाले चैप्टर से लिया गया है। तो देखते हैं, द इंटीग्रल सरफेस सेटिस्फाइंग द पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रल सरफेस हमें निकालना है जो कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन। और वो इंटीग्रल सरफेस इस स्ट्रेट लाइन से भी पास होता है जिसकी इक्वेशन है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू जेड। इज इनमें से कौन सा रहेगा? वह इंटीग्रल सरफेस जो कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और इस स्ट्रेट लाइन से होकर जाता हो, इनमें से कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले बच्चों हमने आपको क्या सिखाया था, जब इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैं यहां लिखता हूं डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पीपी प्लस क्यों क्यों इक्वल टू आर वाली फॉर्म है। तो इस पर हम लैग्रांजे मेथड अप्लाई करेंगे। तो लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करें, dx अपॉन dy अपॉन और डिपेंडेंट वेरिएबल z है तो dz अपॉन। बच्चों dx के अपॉन में आता है इसका कोफिशिएंट जो कि यहां 1 है, dy के अपॉन में इसका कोफिशिएंट जो कि यहां z स्क्वायर है, और dz के अपॉन में आता है इक्वल से राइट हैंड में जो भी होता है वो यहां 0 है। अब हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो बच्चों यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें, हाँ इस वाले रेशियो को जब आप इसके साथ लेंगे या फिर इसके साथ लेंगे, सपोज करें मैंने टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, तो ये जो अपॉन वाला 0 है ये ऊपर मल्टीप्लाई करके बना देगा dz इक्वल टू 0। बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, z इक्वल टू आ गया मेरा c1 एनी कांस्टेंट। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अब दूसरा सॉल्यूशन निकालें। अब दूसरा सॉल्यूशन निकाले बच्चों, इस बार टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, dx अपॉन 1 dy अपॉन जेड स्क्वायर। चलें, तो अब आप देखिए बच्चे z इक्वल है किसके? कांस्टेंट के। तो मैं यहां पर जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूं c1 का स्क्वायर। बच्चों लैग्रांजे में हमने कई टाइप किए थे, तो उनमें एक टाइप यह भी था कि जब वेरिएबल कांस्टेंट के टर्म में आ जाया करता था, सही है। लैग्रांजे में हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो एक टाइप उसमें यह भी था, अगर आपको याद हो, कि जब वेरिएबल कांस्टेंट के टर्म में आ जाता है, क्योंकि z इक्वल टू c1 है, तो मैं जेड स्क्वायर, जब z की जगह c1 पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा c1 का स्क्वायर। अब एक सोल्यूशन यहां से आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल कर लें, c1 का स्क्वायर dx इक्वल टू dy। बच्चों वो साइड का इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे आप क्या आएगा बच्चे? c1 स्क्वायर, इसका x आ जाएगा y प्लस एनी कांस्टेंट c2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद की कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये आ गया है। अब बच्चों c1 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मेरे पास? z। तो जब इसमें मैं ओरिजिनल वैल्यू पुट करता हूं तो वैल्यू बनेगी z का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू y प्लस
C2 या z² x माइनस y इक्वल टू C2। तो निकल गए दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ये है z इक्वल टू C1, दूसरा सॉल्यूशन ये है बच्चों z² x माइनस y इक्वल टू C2। तो लैग्रांज मेथड में कैसे लिखते थे सॉल्यूशन? सॉल्यूशन विल बी C1 इक्वल टू FC2 या फिर C2 इक्वल टू FC1। तो मैं यहां लिखूंगा क्या? C2 इक्वल टू FC1। तो C2 की वैल्यू कितनी है? z² x माइनस y इक्वल टू f। C1 की वैल्यू कितनी है? z। तो यह आ गया मेरा फाइनल आंसर विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजे मेथड। तो बच्चों ये आ गया है सॉल्यूशन। एक बार मैं यहां फिर लिख दूं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आया है z² x माइनस y इक्वल टू fz। ये सॉल्यूशन है। अब अगर वो केवल ये पूछता कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें तो ये आंसर था। अब उसने पूछा है इंटीग्रल सरफेस। तो बच्चों अगर इंटीग्रल सरफेस निकालना चाहते हो तो इस दी गई कंडीशन की हेल्प से इस फंक्शन को रिमूव करना होगा आंसर में से। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। इस दी गई कंडीशन की हेल्प से इस फंक्शन को एलिमिनेट करना होगा। कंडीशन क्या है बच्चों? सिंस x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू z है। x के स्थान पर 1 रखें, y के स्थान पर z रखें। तो जब x की जगह पर 1 रखेंगे यह बना z² माइनस y के स्थान पर z रखेंगे z आएगा, मींस दैट fz। तो बच्चों ये कंडीशन उठाकर मैंने सॉल्यूशन में रखी तो नई इक्वेशन मुझे मिली। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से fz को एलिमिनेट करना है। सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि fz की वैल्यू मुझे पता लग गई है z² माइनस z। तो किसी भी एक इक्वेशन से fz की वैल्यू उठाकर दूसरी में पुट कर दे, या तो यहां से fz की वैल्यू ये उठाकर यहां रख दे, या फिर इस इक्वेशन से fz की वैल्यू ये उठाकर वहां रख दे, तो आ जाएगा आंसर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों मैं इस इक्वेशन से fz की वैल्यू उठाकर यहां पर रखता हूं, तो आंसर आया z² x माइनस y इक्वल टू z² माइनस z। हो गया एलिमिनेट। अब देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। एक काम कर लीजिए, इसने सिंप्लीफाई किया शायद, z² को इधर लेकर आए आप, तो z² जब इधर आएगा तो यहां हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि एक x ये है और उधर से -1। ठीक है बच्चों, ये वाला प्लस z भी आप इधर लेकर आए और ये वाला y उधर लेकर जाएं। ये दिया है ऑप्शन में, देखो x माइनस 1 z² प्लस zy। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।